हेलो, जय हिंद। तैयार हो जाइए इसमें आने वाले प्रश्नों को करने के लिए। आज की इस वीडियो में आपको इतना मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन बताने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं और संभावना है कि जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। मतलब संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भेदभाव से संबंधित है। तो अनुच्छेद 15 जो आपका है यह भेदभाव से संबंधित है। एमटीएस खुद कहता है कि हम संविधान से एक प्रश्न आपका पूछेंगे, तो संविधान से एक प्रश्न आपको याद कर लेना है। जैसे में संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। ठीक है ना। संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान कब बनकर तैयार हो गया था, यहाँ से क्लियर करिएगा। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान को कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को अपनाया गया था। संविधान का फादर एंड पिता किसे, जनक किन्हें कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। यहाँ पर जो भी आपको बात बता रहे हैं वह आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है। जैसे में आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं 2017, 19 एंड 22 में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है ना। कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद था जो किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित था, तो अनुच्छेद 15 हो गया था। संविधान का आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। संविधान बनाने में टोटली समय 2 साल 11 माह 18 दिन का लगा था। कब बन गया था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी में संविधान बनकर तैयार हो गया था। और कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था। ठीक है। यहाँ से आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि 1924 ईस्वी में बेलगाम कांग्रेस के शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1924 में बेलगाम कांग्रेस शिखर का एक सम्मेलन हुआ था, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। इस लेवल का आपका प्रश्न एमटीएस में बन रहा है और आपको याद करके ऐसा ही लेवल का प्रश्न जाना है। ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो भी हम आपको प्रश्न बता रहे हैं वह बार बार रिपीट हो रहा है। और एक बात, इसमें आपको 50 प्रश्न बताएंगे, अगर 50 में से आप कम से कम 15 भी सही कर देते हैं तो यकीन मानिए आपका एमटीएस में सिलेक्शन पक्का है। ठीक है ना। तो देखते हैं कितने बच्चे 50 में से कम 15 सही। यह मेरा चैलेंज है कि आप 50 में से 15 सही करके दिखाइए। ठीक है ना। चलिए, तो दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो एम के गांधी थे। याद रखिएगा, एम के गांधी थे। एक और प्रश्न यहाँ से कांग्रेस से बनता है। जैसे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था, तो इसका अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था उसका अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। यहाँ पर बेलगाम कांग्रेस शिखर के सम्मेलन के दौरान पूछ रहा है तो एम के गांधी हो जाएगा, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पूछेगा तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएंगे। इसका स्थापना 1885 ईस्वी में ए ओ हयूम ने किया था। ठीक है। यहाँ से आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। एक मिनट। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, यह मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। यह मैं आपको कई बार वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है। और इसका फ्री पीडीएफ आपको कैसे लेना, आप चाहते हैं कि यह इसका आपको फ्री पीडीएफ मिले तो बिल्कुल आपको हम देंगे। ठीक है। कुछ प्रश्नों के बाद हम आपको अपना नंबर देते हैं जिस पर आप मैसेज करके आप फ्री पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले आप ये प्रश्न को देख लीजिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। सभी को पता है किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान, एमटीएस खुद कहता है कि मैं उद्यान से, नेशनल पार्क से एक प्रश्न जरूर पूछूंगा, तो आप नेशनल पार्क से एक प्रश्न याद करके जाइएगा राष्ट्रीय उद्यान से। जैसे में गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। और भी बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जैसे में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, ऐसे ऐसे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। जैसे में यहाँ पर हम राजस्थान की बात करेंगे तो रणथंभौर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, राजस्थान में है। यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, तो असम में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, असम में है। ठीक है। याद करिएगा। कुछ मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन ये सब है। ठीक है। चलिए
सिल्वर फाइबर क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति इनमें से किसमें संबंधित है? अब किसी बच्चे का जवाब आ रहा है चमड़ा, तो जो कि बिल्कुल गलत है, चमड़ा नहीं होगा। चमड़ा नहीं होगा, तेल का बीज नहीं होगा, जूट नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा? कपास यहाँ पर हो जाएगा। कपास बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे सफेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। व्हाइट सोना, सफेद सोना के नाम से कपास को जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल आपका क्लियर हो गया। सिल्वर फाइबर क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? तो कपास से संबंधित है। यहाँ से बिल्कुल आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। आप इसका फ्री पीडीएफ कैसे ले सकते हैं? ठीक है ना। चलिए सबसे पहले चलिए प्रश्न आपको करवा देते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गैस कोयले की खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? ऐसा कौन सा गैस है जो जो कोयला के खदान में विस्फोट का कारण बनता है, मतलब वहां पर ऑटोमेटिक विस्फोट होता है वह गैस के कारण। ठीक है ना, सभी को पता होना चाहिए। तो देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, यह प्रैक्टिस सेट आज आपका 1 होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट रोजाना लाएं तो आप इस चैनल पर कम से कम, मतलब आप इस चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना, और इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक करवा देते हैं तो यकीन मानिए कि आपका क्या बोलते हैं, अगर आपका अगला पार्ट आएगा प्रैक्टिस सेट 1 प्रैक्टिस सेट 2 करके आएगा। ठीक है ना, बाकी आप समझदार हैं, आपको जहाँ पर अच्छा पढ़ाई मिलेगा आप उसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं। चलिए तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया कौन सी गैस कोयले की खदानों में विस्फोट का कारण बनती है। तो मीथेन गैस, मीथेन गैस जिसका सूत्र होता है CH4 होता है। जिसका सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। अब आपको यहाँ पर हम अपने व्हाट्सएप नंबर देते हैं जिससे आप इसका फ्री पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देख लीजिए आप लोग कि दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है कि एक मिनट, दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है सभी को पता होना चाहिए। किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। ठीक है ना, यहाँ आप बताइएगा हॉकी में कितना खिलाड़ी होता है, कमेंट में बताइएगा हॉकी में कितना खिलाड़ी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है 9334517119। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप इस पर मैसेज करते हैं हेलो सर मुझे एमटीएस का पीडीएफ चाहिए, तो आपको इधर से ए वाला पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो आपको इस पर मैसेज करना, जब क्लास समाप्त हो जाए तब क्लास को पहले पूरा देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन बताएंगे तो आपको एक्स्ट्रा याद होगा। ठीक है ना, इसलिए क्लास को पहले पूरा देखिए। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि जो 2017 से 18 में भारत का जीडीपी में कृषि क्षेत्र का क्या योगदान था? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है कि जो 2017 से 18 के बीच जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है? सभी को पता होना है कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है। तो कृषि क्षेत्र का योगदान है 0.171% योगदान है। ठीक है, इतना आपका कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान है। ठीक है ना, यह मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन था, यहाँ से पूछा गया था। यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन बना दे कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है, मतलब जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है या पूर्ण रूप या पूरा नाम क्या होता है, तो जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, बात क्लियर यहाँ से हो गया। अब उसी प्रकार से एक बार एग्जाम में आपका पूछ दिया था एमबी का फुल फॉर्म, जो आप एमबी चलाते हैं डाटा है, जैसे में अभी आप वीडियो जिसके कारण देख रहे हैं तो एमबी, तो एमबी का पूरा नाम क्या होता है? तो सभी को पता होना चाहिए मेगाबाइट होता है। मेगाबाइट होता है। ठीक है ना, आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा था 1 MB बराबर कितना केबी होता है। देखते हैं इसका कितना बच्चे सही से जवाब दे पाते हैं, 1 MB में कितना केबी होता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? सभी को पता है भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। ठीक है, इसका नेता महात्मा गांधी जी थे। इसका नेता कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। और एक बात याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी थे, ये तो आपका हो गया। इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। ठीक है, यहाँ से आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए 9 नंबर प्रश्न को चलते हैं। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? नीली क्रांति मतलब ब्लू
ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन के नाम से किन्हें जाना जाता है, सभी को पता होना चाहिए। ब्लू रेवोल्यूशन के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो सभी को पता है हीरालाल चौधरी। अगर एम एस स्वामीनाथन की बात आए तो यह सॉरी हरित क्रांति से संबंधित है, ठीक है। यह हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन। सॉरी नीली क्रांति का तो आपका हरिलाल चौधरी हो जाएंगे। यहाँ पर हरित क्रांति का संबंध एम एस स्वामीनाथन है, ठीक है। हरित क्रांति का संबंध एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। यहाँ से आपका क्लियर हो गया। चलिए 10 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा मंदिर, एक मिनट, निम्नलिखित में कौन सा मंदिर राष्ट्रकूटाश वंश द्वारा निर्मित है, तो इसमें कौन सा मंदिर राष्ट्रकूटाश वंश द्वारा निर्मित है, तो कैलाश मंदिर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, एक आप शायरी मोटिवेशन वाला सुनाइएगा, कमेंट में जरा लिख दीजिएगा मोटिवेशन शायरी, जिसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। उसको अगले वीडियो में हम सुनाएंगे आपको, ठीक है ना। एक शायरी होता है ना कि माँ तेरे हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं उसे पूरा करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए आपका 11 नंबर प्रश्न है कि अन्ना राज मल्होत्रा जिनका 2018 में निधन हो गया था वह क्या था। अन्ना राज मल्होत्रा जिनका 2018 में निधन हो गया था वह क्या थी, मतलब क्या थी, मतलब इस तेरे में, ठीक है, क्या थी। तो सभी को यहाँ पर पता है कि वो भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी थी। वो भारत की पहली महिला क्या थी, आईएएस अधिकारी कौन थी, अन्ना मल्होत्रा, अन्ना राज मल्होत्रा था, जिनका निधन 2018 ईस्वी में हो गया था। वह भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी थी। देखिए मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, ठीक है। पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसे भारत के तोते के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में से किसे भारत में तोते के रूप में जाना जाता है, सभी को पता होना चाहिए। भारत के तोते के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो अमीर खुसरो को जाना जाता है। अमीर खुसरो को भारत के तोते के रूप में जाना जाता है। अमीर खुसरो को भारत के तोते के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए 13 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। ये आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बताना है कौन सा जोड़ी सही नहीं है। तो देखिए कोरबा छत्तीसगढ़ सही है, नागार्जुन आंध्र प्रदेश है, फरक्का पश्चिम बंगाल, लेकिन ये तवा गुजरात सही नहीं है। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी ओर चलते हैं। भारत में इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है, मतलब भारत में इस्पात संयंत्रों के लिए कौन सा बात इसमें सही है, ठीक है। तो देखिए दुर्गापुर ओडिशा नहीं है, राउरकेला पश्चिम बंगाल नहीं, बोकारो बिहार नहीं, सलेम तमिलनाडु, ये वाला सही है, सलेम तमिलनाडु यह इस्पात संयंत्र के लिए सही है, बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आइंस्टाइन को किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, आइंस्टाइन को किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपको 4 गो यहाँ पर दिया गया है, ये चारों में से आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया था। आइंस्टाइन को किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत के लिए उसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसे ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किसे ढिंग एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में से किसे ढिंग एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है, सभी को पता है किसे जाना जाता है, हेमा दास को ढिंग एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। पीटी उषा को उड़न पड़ी के नाम से जाना जाता है, मिल्खा सिंह को तो आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है, इसके नाम पर फिल्म भी बना हुआ है। पीटी उषा को उड़न पड़ी भी कहा जाता है, ढिंग एक्सप्रेस हेमा दास को, ठीक है। यहाँ से आपका क्लियर हो गया। 17 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। 17 नंबर आपका प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। तो देखिए कामरान मिर्जा है, शाह आलम है, दारा सिकवा है, लेकिन शेर शाह सूरी यहाँ पर नहीं है। तो ये वाला आपका
हाँ सही है, शेरशाह सूरी यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न आपका है कि भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ निम्नलिखित में से किसमें मिलता है। भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ इनमें से किसमें मिलता है, तो नाट्य शास्त्र में मिलता है, जो कि बिल्कुल सही है। जैसे में आपको पता होना चाहिए बिहार का राजकीय नृत्य क्या है, आपको बताना है कमेंट में हमारे बिहार का राजकीय नृत्य क्या है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। मुग्गा रेशम भारत के निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है। मुग्गा जो रेशम है, मुग्गा रेशम भारत के निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है। ठीक है ना, सभी को पता होना चाहिए। तो मुग्गा जो रेशम है यह असम स्टेट में होता है। ठीक है ना, असम स्टेट में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, हमारे बिहार में कपास से सब ज्यादातर होता है। ठीक है, कपास अगर पूछेगा तो हमारा बिहार से हो जाएगा, बिहार और बंगाल से। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा रोग वायरस के कारण हो सकते हैं, 1 मिनट। निम्नलिखित में कौन सा रोग वायरस के कारण हो सकते हैं। 20 नंबर आपको प्रश्न बताना है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा रोग है जो वायरस के कारण हो सकते हैं। तो जो आप यहाँ पर रुबेला देख रहे हैं, रुबेला, यह आपका वायरस के कारण हो सकते हैं। ठीक है ना, इसी टाइप का आपका एमटीएस में प्रश्न बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजकोषीय नीति भारत में किसके द्वारा बनाई गई है। राजकोषीय जो नीति है भारत में किसके द्वारा बनाया गया है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से किस में विटामिन सी सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर सभी को पता है विटामिन सी किस में अधिक होगा, सोया मिल्क में नहीं होगा, सेव में नहीं होगा, तो किस में होगा, आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी होगा। विटामिन सी सबसे अधिक किस में होगा, आंवला में होगा। ठीक है, आप सभी को पता है विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवला में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, सभी को पता है। निम्नलिखित में कौन सा ऐसे या ये चारों ऑप्शन में से नाम है जो देश के 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं। तो उपराष्ट्रपति तो हमको हिसाब से तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो जाएंगे, जो सबसे पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सा एक परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। ये चारों ऑप्शन में से बताना है आपको कौन एक परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। तो देखिए, रावत भाटा है, नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में, कलपक्कम तमिलनाडु में, जो रामा गुंडम है ये आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। ठीक है ना, चलिए आपका 25 नंबर प्रश्न आ रहा है, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस में स्थित है। किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में स्थित है, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में स्थित है। ठीक है ना, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में स्थित है, सभी को पता होना चाहिए, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में स्थित है। आपको हम शुरुआत में ही बता दिए थे कि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो वहां से प्रश्न बनेगा। जैसे में पलामू राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। ठीक है ना, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न आ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय बैंक 1 मिनट और छोटा का करना पड़ेगा। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय बैंक, रिजर्व बैंक निम्नलिखित में किस राज्य के व्यवसाय का लेन देन नहीं करता है। मतलब आरबीआई, ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि आरबीआई किस राज्य का लेन देन नहीं करता है। ठीक है, वहाँ के जो व्यवसाय है, जो भी वहाँ का व्यवसाय है उसमें लेन देन आरबीआई नहीं करता है। तो कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में जो है, जम्मू कश्मीर ऐसा है वहाँ का आरबीआई कोई भी व्यवसाय में लेन देन नहीं करता है। ठीक है ना, मतलब अपना आरबीआई कोई पैसा नहीं देता है। जैसे में आरबीआई ही ना पैसा छापता है, तो सभी को पता है आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से पूछ दे कि आरबीआई का पूरा नाम क्या होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। ठीक है ना, चलिए 27 नंबर आपका कौन सा राइट आंसर होगा, 27 नंबर। ठीक है ना, निम्नलिखित में कौन सा लेखन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपाय प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी रूप से जेल में रखा गया है। ठीक है ना, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा लेखन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपाय प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी रूप से जेल में रखा गया है। ठीक है, तो बंदे प्रत्यक्षीकरण को। ठीक है ना, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जो बी वाला है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, 27 का आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऐसे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 28 नंबर है आपका प्रश्न। 28 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने जनवरी 2019 तक सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब जीते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने जनवरी 2019 तक सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब जीते हैं। तो सेरेना विलियम्स ने। ठीक है, सेरेना विलियम्स ने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब जीते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सभी को पता होना चाहिए, साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा 2018 में निम्नलिखित में से किसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? यूनेस्को द्वारा 2018 में किसे निम्नलिखित में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, मुंबई का विक्टोरियन गोविंद और आर्ट डेको यहाँ पर विश्व धरोहर घोषित किया गया है। ठीक है ना, 1 मिनट, विश्व धरोहर घोषित किया गया है। ठीक है, अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन था? अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन था? साफ है, पता है, तो सिराज उद दौला था। सिराज उद दौला था बंगाल का नवाब। ठीक है, चलिए, किस पार्टी की सरकार ने 1978 ईस्वी में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा किया था? किस पार्टी की सरकार ने 1978 ईस्वी में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का घोषणा किया था? ठीक है, तो जनता पार्टी ने किया था, जनता पार्टी, बीजेपी। ठीक है, बीजेपी। ठीक है, यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह में स्थित है, मतलब शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ में स्थित है? तो कहाँ में स्थित है? दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए, भारतीय मानक समय की गणना के लिए क्लॉक टावर से की जाती है। भारतीय मानक समय की गणना डॉट डॉट क्लॉक टावर से की जाती है, तो मिर्जापुर टावर से की जाती है। ठीक है, चलिए, आपका 35 नंबर प्रश्न है कि 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो एक्सिस बैंक कर दिया गया था। 2007 में एक यूटीआई का नाम था, बैंक था। ठीक है, उसका नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया था। ठीक है, चलिए, इंग्लिश चैनल में तैरने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सभी को पता है, आरती शाह थी। आरती शाह थी। ठीक है, चलिए, घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि आपको ऊपर हम कई बार राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? आपको पता है तो जवाब दीजिए। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का। ठीक है ना, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का। ठीक है, चलिए, 39 नंबर, पुस्तक समय का संक्षिप्त इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो सबको पता है, स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यहाँ से आपका 39 जीके का खत्म हुआ। अब यहाँ से आपका जीके जीएस का जो कि 2017 में स्टार्ट किया गया था, सॉरी, जो कि 2017 में पूछा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतना सारा प्रश्न 2017 में जो पूछा गया था, यहाँ पर आपको हम दे दिए हैं। ठीक है, तो आप इसका फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट, हाँ, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया है। जैसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यवस्थित अर्थशास्त्र को मूल सिद्धांत भी कहा जाता है। यहाँ से ऑप्शन में आपका रहेगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? मूल सिद्धांत भी कहा जाता है। परिवहन आर्थिक गतिविधि के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, चलिए, संघवाद का अर्थ देश में एक से ज्यादा स्तर के सरकारों का होना है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे में 42वां संशोधन लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जीएस का आपका कुछ इसमें प्रश्न है और जीके का भी। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाते जाते अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। बाकी आप समझदार हैं, आपको अच्छा पढ़ाई अगर यहाँ पर मिलता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।